नमस्कार साथियों। साहित्य सागर में आपका एक बार फिर स्वागत है, जहां हम लेकर आते हैं हिंदी साहित्य की रचनाएं। आज हम सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित प्रसिद्ध उपन्यास गबन का अध्याय 4 भाग 31 से 35। ये भाग भावनाओं, आत्मसंघर्ष और सामाजिक सच्चाइयों से भरा हुआ है। उसी दिन शव काशी लाया गया। यहीं उसकी दाह क्रिया हुई। वकील साहब के एक भतीजे मालवे में रहते थे। उन्हें तार देकर बुला लिया गया। दाह क्रिया उन्होंने की। रतन को चिता के दृश्य की कल्पना ही से रोमांच होता था। वहां पहुंचकर शायद वह बेहोश हो जाती। जालपा आजकल प्रायद्य सारे दिन उसी के साथ रहती। शोकातुर रतन को न घर बार की सुधि थी, न खाने पीने की। नित्य ही कोई न कोई ऐसी बात याद आ जाती जिस पर वह घंटों रोती। पति के साथ उसका जो धर्म था, उसके एक अंश का भी उसने पालन किया होता तो उसे बोध होता। अपनी कर्तव्यहीनता, अपनी निष्ठुरता, अपनी श्रृंगार लोलुपता की चर्चा करके वह इतना रोती कि हिचकियां बन जाती। वकील साहब के सद्गुणों की चर्चा करके ही वह अपनी आत्मा को शांति देती थी। जब तक जीवन के द्वार पर एक रक्षक बैठा हुआ था, उसे कुत्तों या बिल्ली या चोर चकार की चिंता न थी। लेकिन अब द्वार पर कोई रक्षक न था, इसलिए वह सजग रहती थी, पति का गुणगान किया करती। जीवन का निर्वाह कैसे होगा, नौकरों चाकरों में किन किन को जवाब देना होगा, घर का कौन कौन सा खर्च कम करना होगा, इन प्रश्नों के विषय में दोनों में कोई बात न होती। मानो ये चिंता मां तात्मा के प्रति अभक्ति होगी। भोजन करना, साफ वस्त्र पहनना और मन को कुछ पढ़कर बहलाना भी उसे अनुचित जान पड़ता था। श्राद्ध के दिन उसने अपने सारे वस्त्र और आभूषण महापात्र को दान कर दिए। इन्हें लेकर अब वह क्या करेगी? इनका व्यवहार करके क्या वह अपने जीवन को कलंकित करेगी? इसके विरुद्ध पति की छोटी से छोटी वस्तु को भी स्मृति चिन्ह समझकर वह देखती, भालती रहती थी। उसका स्वभाव इतना कोमल हो गया था कि कितनी ही बड़ी हानि हो जाए, उसे क्रोध न आता था। टीमल के हाथ से चाय का सेट छूटकर फिर पड़ा, पर रतन के माथे पर बल तक न आया। पहले एक दवात टूट जाने पर इसी टीमल को उसने बुरी डांट बताई थी, निकाले देती थी, पर आज उससे कई गुने नुकसान पर उसने जबान तक न खोली। कठोर भाव उसके हृदय में आते हुए मानो डरते थे कि कहीं आघात न पहुंचे, या शायद पति शोक और पति गुणगान के सिवा और किसी भाव या विचार को मन में लाना वह पाप समझती थी। वकील साहब के भतीजे का नाम था मणिभूषण। बड़ा ही मिलनसार, हंसमुख, कार्य कुशलभ। इसी एक महीने में उसने अपने सैकड़ों मित्र बना लिए। शहर में जिन जिन वकीलों और रईसों से वकील साहब का परिचय था, उन सबसे उसने ऐसा मेल जोल बढ़ाया, ऐसी बेतकल्लुफी पैदा की कि रतन को खबर नहीं, और उसने बैंक का लेन देन अपने नाम से शुरू कर दिया। इलाहाबाद बैंक में वकील साहब के 20,000 रुपये जमा थे। उस पर तो उसने कब्जा कर ही लिया। मकानों के किराए भी वसूल करने लगा। गांवों की तहसील भी खुद ही शुरू कर दी, मानो रतन से कोई मतलब नहीं है। एक दिन टीमल ने आकर रतन से कहा, बहू जी, जाने वाला तो चला गया, अब घर द्वार की भी कुछ खबर लीजिए। मैंने सुना भैया जी ने बैंक का सब रुपया अपने नाम करा लिया। रतन ने उसकी ओर ऐसे कठोर कुपित नजरों से देखा कि उसे फिर कुछ कहने की हिम्मत न पड़ी। उस दिन शाम को मणिभूषण ने टीमल को निकाल दिया, चोरी का इल्जाम लगाकर निकाला, जिसे रतन कुछ कह भी न सके। अब केवल महाराज रह गए। उन्हें मणिभूषण ने भंग पिला पिलाकर ऐसा मिलाया कि वह उन्हीं का दम भरने लगे। महारी से कहते, बाबूजी का बड़ा रईसाना मिजाज है, कोई सौदा लाओ कभी नहीं पूछते कितने का लाए। बड़ों के घर में बड़े ही होते हैं। बहू जी बाल की खाल निकाला करती थीं। ये बेचारे कुछ नहीं बोलते। महरी का मुंह पहले ही सी दिया गया था। उसके अधेड़ यौवन ने नए मालिक की रसिकता को चंचल कर दिया था। वह एक बहाने से बाहर की बैठक में ही मंडलाया करती। रतन को जरा भी खबर न थी से किस तरह उसके लिए व्यूह रचा जा रहा है। एक दिन मणिभूषण ने रतन से कहा, काकी जी, अब तो मुझे यहां रहना व्यर्थ मालूम होता है। मैं सोचता हूं अब आपको लेकर घर चला जाऊं। वहां आपकी बहू आपकी सेवा करेगी, बाल बच्चों में आपका जी बहल जाएगा और खर्च भी कम हो जाएगा। आप कहें तो ये बंगला बेच दिया जाए, अच्छे दाम मिल जाएंगे। रतन इस तरह चौंकी मानो उसकी मूर्छा भंग हो गई हो, मानो किसी ने उसे झंझोड़ कर जगा दिया हो। सकपकाई हुई आंखों से उसकी ओर देखकर बोली, क्या मुझसे कुछ कह रहे हो? मणिभूषण, जी हां, कह रहा था कि अब हम लोगों का यहां रहना व्यर्थ है। आपको लेकर चला जाऊं तो कैसा हो? रतन ने उदासीनता से कहा, हां, अच्छा तो होगा। मणिभूषण, काकाजी ने कोई वसीयतनामा लिखा हो तो लाए देखूं, उनको इच्छाओं के आगे सिर झुकाना हमारा धर्म है।
रतन ने उसी भांति आकाश पर बैठे हुए जैसे संसार की बातों से अब उसे कोई सरोकार ही ना हो जवाब दिया, वसीयत तो नहीं लिखी, और क्या जरूरत थी। मणिभूषण ने फिर पूछा, शायद कहीं लिखकर रख गए हों। रतन, मुझे तो कुछ मालूम नहीं, कभी जिक्र नहीं किया। मणिभूषण ने मन में प्रसन्न होकर कहा, मेरी इच्छा है कि उनकी कोई यादगार बनवा दी जाए। रतन ने उत्सुकता से कहा, हाँ हाँ, मैं भी चाहती हूं। मणिभूषण, गांव की आमदनी कोई 3000 साल की है, यह आपको मालूम है। इतना ही उनका वार्षिक दान होता था। मैंने उनके हिसाब की किताब देखी है, 200-250 से किसी महीने में कम नहीं है। मेरी सलाह है कि वह सब ज्यों का त्यों बना रहे। रतन ने प्रसन्न होकर कहा, हाँ, और क्या। मणिभूषण, तो गांव की आमदनी तो धार मार्ट पर अर्पण कर दी जाए। मकानों का किराया कोई 200 रुपये महीना है, इससे उनके नाम पर एक छोटी सी संस्कृत पाठशाला खोल दी जाए। रतन, मणिभूषण, और ये बंगला बेच दिया जाए, इस रुपए को बैंक में रख दिया जाए। रतन, बहुत अच्छा होगा, मुझे ये पैसे की अब क्या जरूरत है। मणिभूषण, आपकी सेवा के लिए तो हम सब हाजिर हैं। मोटर भी अलग कर दी जाए, अभी से ये फिक्र की जाएगी, तब जाकर कहीं 2-3 महीने में फुर्सत मिलेगी। रतन ने लापरवाही से कहा, अभी जल्दी क्या है, कुछ रुपए बैंक में तो हैं। मणिभूषण, बैंक में कुछ रुपए थे, मगर महीने भर से खर्च भी तो हो रहे हैं, 1500 पड़े होंगे। यहां तो रुपये जैसे हवा में उड़ जाते हैं। मुझसे तो इस शहर में 1 महीना भी न रहा जाए। मोटर को तो जल्द ही निकाल देना चाहिए। रतन ने इसके जवाब में भी यही कह दिया, अच्छा तो होगा। वह उस मानसिक दुर्बलता की दशा में थी जब मनुष्य को छोटे छोटे काम भी असूझ मालूम होने लगते हैं। मणिभूषण की कार्यकुशलता ने एक प्रकार से उसे पराभूत कर दिया था। इस समय जो उसके साथ थोड़ी सी भी सहानुभूति दिखा देता, उसी को वह अपना शुभ चिंतक समझने लगती। शोक और मनस्ताप ने उसके मन को इतना कोमल और नर्म बना दिया था कि उस पर किसी की भी छाप पड़ सकती थी। उसकी सारी मलिनता और भिकैता मानो भस्म हो गई थी। वह सभी को अपना समझती थी। उसे किसी पर संदेह न था, किसी से शंका न थी। कदाचित उसके सामने कोई चोर भी उसकी संपत्ति का अपहरण करता तो वह शोर न मचाती। षोडशी के बाद से जालपा ने रतन के घर आना जाना कम कर दिया था। केवल एक बार घंटे 2 घंटे के लिए चली जाया करती थी। इधर कई दिनों से मुंशी दयानाथ को ज्वर आने लगा था। उन्हें ज्वर में छोड़कर कैसे जाती। मुंशी जी को जरा भी ज्वर आता तो वह बकचक करने लगते थे। कभी गाते, कभी रोते, कभी यमदूतों को अपने सामने नाचते देखते। उनका जी चाहता कि सारा घर मेरे पास बैठा रहे, संबंधियों को भी वही बुला लिया जाए जिसमें वह सबसे अंतिम हिम भेंट कर लें, क्योंकि इस बीमारी से बचने की उन्हें आशा न थी। यमराज स्वयं उनके सामने विमान लिए खड़े थे। जागेश्वरी और सब कुछ कर सकती थी, उनकी बकझक न सुन सकती थी। ज्यों ही वह रोने लगते, वह कमरे से निकल जाती। उसे भूत बाधा का भ्रम होता था। मुंशी जी के कमरे में कई समाचार पत्रों के गायल थे, यही उन्हें एक व्यसन था। जालपा का जी वहां बैठे बैठे घबराने लगता आए तो इन गायलों को उलट पलट कर देखने लगती। एक दिन उसने एक पुराने पत्र में शतरंज का एक नक्शा देखा, जिसे हल कर देने के लिए किसी सज्जन ने पुरस्कार भी रखा था। उसे ख्याल आया कि जिस ताक पर रमानाथ की बिसात और मुहरे रखे हुए हैं, उस पर एक किताब में कई नक्शे भी दिए हुए हैं। वह तुरंत दौड़ी हुई ऊपर गई और वह कापी उठा लाई। ये नक्शा उस कापी में मौजूद था, और नक्शा ही न था, उसका हल भी दिया हुआ था। जालपा के मन में सहसा ये विचार चमक पड़ा, इस नक्शे को किसी पत्र में छपा दूं तो कैसा हो, शायद उनकी निगाह पड़ जाए। ये नक्शा इतना सरल तो नहीं है कि आसानी से हल हो जाए। इस नगर में जब कोई उनका सानी नहीं है तो ऐसे लोगों की संख्या बहुत नहीं हो सकती जो ये नक्शा हल कर सकें। अब कुछ भी हो, जब उन्होंने ये नक्शा हल किया है तो इसे देखते ही फिर हल कर लेंगे। जो लोग पहली बार देखेंगे उन्हें 2-1 दिन सोचने में लग जाएंगे। मैं लिख दूंगी कि जो सबसे पहले हल कर ले उसी को पुरस्कार दिया जाए। जुआ तो है ही, उन्हें रुपये न भी मिले तो भी इतना तो संभव है कि हल करने वालों में उनका काम भी हो, कुछ पता लग जाएगा। कुछ भी न हो तो रुपये ही तो जाएंगे। 10 रुपये का पुरस्कार रख दूं। पुरस्कार कम होगा तो कोई बड़ा खिलाड़ी धर ध्यान न देगा। यह बात भी रमा के हित की ही होगी। इसी उधेड़ बुन में वह आज रतन से न मिल सकी। रतन दिन भर तो उसकी राह देखती रही। जब वह शाम को भी न गई तो उसे न रहा गया। आज वह पति शोक के बाद पहली बार घर से निकली। कहीं रौनक न थी, कहीं जीवन न था, मानो सारा नगर शोक मना रहा है। उसे तेज मोटर चलाने की धुन थी, पर आज वह तांगे से भी कम जा रही थी।
एक वृद्धा को सड़क के किनारे बैठे देखकर उसने मोटर रोक दिया और उसे 4 आने दिए। कुछ आगे और बढ़ी तो 2 कांस्टेबल एक कैदी को लिए जा रहे थे। उसने मोटर रोककर एक कांस्टेबल को बुलाया और उसे 1 रुपया देकर कहा, इस कैदी को मिठाई खिला देना। कांस्टेबल ने सलाम करके रुपया ले लिया। दिल में खुश हुआ, आज किसी भाग्यवान का मुंह देखकर उठा था। जालपा ने उसे देखते ही कहा, क्षमा करना बहन, आज मैं ना आ सकी। दादाजी को कई दिन से ज्वर आ रहा है। रतन ने तुरंत मुंशी जी के कमरे की ओर कदम उठाया और पूछा, यही है ना? तुमने मुझसे न कहा। मुंशी जी का ज्वर इस समय कुछ उतरा हुआ था। रतन को देखते ही बोले, बड़ा दुख हुआ देवी जी, मगर यह तो संसार है। आज एक की बारी है, कल दूसरे की बारी है। यही चल चलाव लगा हुआ है। अब मैं भी चला, नहीं बच सकता, बड़ी प्यास है। जैसे छाती में कोई भट्ठी जल रही हो, फुंका जाता हूं। कोई अपना नहीं होता। बाई जी, संसार के नाते स्वार्थ के नाते हैं। आदमी अकेला हाथ पसारे एक दिन चला जाता है। हाय हाय, लड़का था वह भी हाथ से निकल गया, न जाने कहां गया। आज होता तो एक पानी देने वाला तो होता। ये 2 लौंडे हैं, इन्हें कोई फिक्री नहीं मैं मर जाऊं या जी जाऊं। इन्हें 3 वक्त खाने को चाहिए, 3 दट पानी पीने को, बस, और किसी काम के नहीं। यहां बैठते दोनों का दम दम घुटता है। क्या करूं, अब की न बचूंगा। रतन ने तस्कीन दी, ये मलेरिया है, 2-4 दिन में आप अच्छे हो जाएंगे, घबराने की कोई बात नहीं। मुंशी जी ने दीन नजरों से देखकर कहा, बैठ जाइए बहू जी, आप कहती है आपका आशीर्वाद है तो शायद बच जाऊं, लेकिन मुझे तो आशा नहीं है। मैं भी ताल ठोके यमराज से लड़ने को तैयार बैठा हूं। अब उनके घर मेहमानी खाऊंगा। अब कहां जाते हैं बचकर बचा, ऐसा ऐसा रगे दूं कि वह भी याद करे। लोग कहते हैं वहां भी आत्माएं इसी तरह रहती हैं। इसी तरह वहां भी कचहरियां हैं, हाकिम हैं, राजा हैं, रंक हैं, व्याख्यान होते हैं, समाचार पत्र छपते हैं। फिर क्या चिंता है, वहां भी अहलमद हो जाऊंगा, मजे से अखबार पढ़ा करूंगा। रतन को ऐसी हंसी छूटी कि वहां खड़ी न रह सकी। मुंशी जी विनोद के भाव से वे बातें नहीं कर रहे थे। उनके चेहरे पर गंभीर विचार की रेखा थी। आज 1.5-2 महीने के बाद रतन हंसी, और इस असामिक हंसी को छिपाने के लिए कमरे से निकल आई। उसके साथ ही जालपा भी बाहर आ गई। रतन ने अपराधी नजरों से उसकी ओर देखकर कहा, दादाजी ने मन में क्या समझा होगा? सोचते होंगे मैं तो जान से मर रहा हूं और इसे हंसी सूझती है। अब वहां न जाऊंगी, नहीं ऐसी कोई बात फिर कहेंगे तो मैं बिना हंसे न रह सकूंगी। देखो तो आज कितनी बेमौका हंसी आई है। वह अपने मन को इस उच्छृंखलता तक लिए धिक्कारने लगी। जालपा ने उसके मन का भाव ताड़कर कहा, मुझे भी अक्सर इनकी बातों पर हंसी आ जाती है बहन। इस वक्त तो इनका ज्वर कुछ हल्का है, जब जोर का ज्वर होता है तब तो ये और भी उल जलूल बकने लगते हैं। उस वक्त हंसी रोकनी मुश्किल हो जाती है। आज सवेरे कहने के मेरा पेट भक हो गया, मेरा पेट भक हो गया। इसकी रट लगा दी। इसका आशय क्या था न मैं समझ सकी, न अम्मा समझ सकी, पर वह बराबर यही रटे जाते थे। पेट भक हो गया, पेट भक हो गया, आओ कमरे में चले। रतन, मेरे साथ न चलोगी? जालपा, आज तो न चल सकेंगी बहन, कल आओगी? कह नहीं सकती, दादा का जी कुछ हल्का रहा तो आऊंगी। नहीं भाई, जरूर आना, तुमसे एक सलाह करनी है। क्या सलाह है? मन्नी कहते हैं यहां अब रहकर क्या करना है, घर चलो, बंगले को बेच देने को कहते हैं। जालपा ने एकाएक ठिठक कर उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, यह तो तुमने बुरी खबर सुनाई बहन। मुझे इस दशा में तुम छोड़कर चली जाओगी, मैं न जाने दूंगी। मन्नी से कह दो बंगला बेच दें, मगर जब तक उनका कुछ पता न चल जाएगा मैं तुम्हें न छोड़ूंगी। तुम कुल 1 हफ्ते बाहर रही, मुझे एक पल पहाड़ हो गया। मैं न जानती थी कि मुझे तुमसे इतना प्रेम हो गया है। अब तो शायद मैं मर ही जाऊं। नहीं बहन, तुम्हारे पैरों पड़ती हूं, अभी जाने का नाम न लेना। रतन की भी आंखें भर आई, बोली, मुझसे भी वहां न रहा जाएगा, सच कहती हूं। मैं तो कह दूंगी मुझे नहीं जाना है। जालपा उसका हाथ पकड़े हुए ऊपर अपने कमरे में ले गई और उसके गले में हाथ डालकर बोली, कसम खाओ कि मुझे छोड़कर न जाओगी। रतन ने उसे अंकवार में लेकर कहा, लो कसम खाती हूं, न जाऊंगी, चाहे इधर की दुनिया उधार हो जाए। मेरे लिए वहां क्या रखा है? बंगला भी क्यों बेचूं? 200-250 मकानों का किराया है, हम दोनों के गुजर के लिए काफी है। मैं आज ही मन्नी से कह दूंगी मैं न जाऊंगी। सहसा फर्श पर शतरंज के मुहरे और नक्शे देखकर उसने पूछा, यह शतरंज किसके साथ खेल रही थी? जालपा ने शतरंज के नक्शे पर अपने भागी का पांसा फेंकने की जो बात सोची थी वह सब उससे कह सुनाई। मन में डर रही थी कि ये कहीं इस प्रस्ताव को व्यर्थ न समझे, पागलपन न ख्याल करे, लेकिन रतन सुनते ही बाग बाग हो गई। बोली,
₹10 तो बहुत कम पुरस्कार है, ₹50 कर दो। रुपए मैं देती हूँ। जालपा ने शंका की, लेकिन इतने पुरस्कार के लोभ से कहीं अच्छे शतरंजबाजों ने मैदान में कदम रखा तो? रतन ने दृढ़ता से कहा, कोई हर्ज नहीं, बाबूजी की जरूर हल कर लेंगे और मुझे आशा है कि सबसे पहले उन्हीं का नाम आएगा। कुछ नाम आवेगा, कुछ ना होगा तो पता तो लग ही जाएगा, अखबार के तर में तो उनका पता आ ही जाएगा। तुमने बहुत अच्छा उपाय सोच निकाला है। मेरा मन कहता है इसका अच्छा फल होगा। मैं अब मन की प्रेरणा की कायल हो गई हूं। जब मैं इन्हें लेकर कलकत्ता चली थी, उस वक्त मेरा मन कह रहा था यहां जाना अच्छा न होगा। जालपा, तो तुम्हें आशा है? पूरी। मैं कल सवेरे रुपए लेकर आऊंगी। तो मैं आज खत लिख रखूंगी। किसके पास भेजूं? वहां का कोई प्रसिद्ध पत्र होना चाहिए। वहां तो प्रजा मित्र की बड़ी चर्चा थी। पुस्तकालयों में अक्सर लोग उसी को पढ़ते नजर आते थे। तो प्रजा मित्र ही को लिखूंगी, लेकिन रुपए हड़प कर जाए और नक्शा न छापे तो क्या होगा क्या? ₹50 ही तो ले जाएगा। दमड़ी की हंडिया खोकर कुत्तों की जात तो पहचान ली जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। जो लोग देशहित के लिए जेल जाते हैं, तरह तरह की धौंस सहते हैं, वे इतने नीच नहीं हो सकते। मेरे साथ आधा घंटे के लिए चलो तो तुम्हें इसी वक्त रुपये दे दूं। जालपा ने नीमराजी होकर कहा, इस वक्त कहां चलो, कल ही आऊंगी। उसी वक्त मुंशी जी पुकार उठे, बहू बहू। जालपा तो लपकी हुई उनके कमरे की ओर चली। रतन बाहर जा रही थी कि जागेश्वरी पंखा लिए अपने को छलती हुई दिखाई पड़ गई। रतन ने पूछा, तुम्हें गर्मी लग रही है अम्मा जी? मैं तो ठंड के मारे कांप रही हूं। अरे तुम्हारे पांवों में यह क्या उजला उजला लगा हुआ है? क्या आटा पीस रही थी? जागेश्वरी ने लज्जित होकर कहा, हाँ, वैद्य जी ने इन्हें हाथ के आटे की रोटी खाने को कहा है। बाजार में हाथ का आटा कहाँ मयस्सर, मोहल्ले में कोई पिसनहारी नहीं मिलती। मजूरिने तक चक्की से आटा पिसवा लेती है। मैं तो एक आना सेर देने को राजी हूं, पर कोई मिलती ही नहीं। रतन ने अचंभे से कहा, तुमसे चक्की चल जाती है। जागेश्वरी ने झेप से मुस्कुराकर कहा, कौन बहुत था? पाव भर तो 2 दिन के लिए हो जाता है, खाते नहीं एक कौर भी। बहू पीसने जा रही थी, लेकिन फिर मुझे उनके पास बैठना पड़ता। मुझे रात भर चक्की पीसना गौन है, उनके पास घड़ी भर बैठना गौन नहीं। रतन जाकर जांत के पास 1 मिनट खड़ी रही, फिर मुस्कुराकर माची पर बैठ गई और बोली, तुमसे तो अब जाम तन न चलता होगा मान जी। लाओ थोड़ा सा गेहूं मुझे दो, देखूं तो। जागेश्वरी ने कानों पर हाथ रखकर कहा, अरे नहीं बहू, तुम क्या पीसोगी, चलो यहां से। रतन ने प्रमाण दिया, मैंने बहुत दिनों तक पीसा है मान जी। जब मैं अपने घर थी तो रोज पीसती थी मेरी अम्मा। लाओ थोड़ा सा गेहूं, हाथ दुखने लगेगा, छाले पड़ जाएंगे। कुछ नहीं होगा मान जी, आप गेहूं तो लाए। जागेश्वरी ने उसका हाथ पकड़कर उठाने की कोशिश करके कहा, गेहूं घर में नहीं है, अब इस वक्त बाजार से कौन लावे। अच्छा चलिए, मैं भंडारे में देखूं, गेहूं होगा कैसे नहीं। रसोई की बगल वाली कोठरी में सब खाने पीने का सामान रहता था। रतन अंदर चली गई और हांडियों में टटोल टटोल कर देखने लगी। एक हांडी में गेहूं निकल आए, बड़ी खुश हुई। बोली, देखो मांजी, निकले कि नहीं, तुम मुझसे बहाना कर रही थी। उसने एक टोकरी में थोड़ा सा गेहूं निकाल लिया और खुश खुश चक्की पर जाकर पीसने लगी। जागेश्वरी ने जाकर जालपा से कहा, बहू व जांत पर बैठी गेहूं पीस रही है, उठाती हूं, उठती ही नहीं, कोई देख ले तो क्या कहे। जालपा ने मुंशी जी के कमरे से निकलकर सास की घबराहट का आनंद उठाने के लिए कहा, यह तुमने क्या गजब किया अम्मा जी, सचमुच कोई देख ले तो नाक ही कट जाए। चलिए जरा देखूं। जागेश्वरी ने विवशता से कहा, क्या करूं, मैं तो समझा के हार गई, मानती ही नहीं। जालपा ने जाकर देखा तो रतन गेहूं पीसने में मग्न थी। विनोद के स्वाभाविक आनंद से उसका चेहरा खिला हुआ था। इतनी ही देर में उसके माथे पर पसीने की बूंदें आ गई थीं। उसके बलिष्ठ हाथों में जांत लट्टू के समान नाच रहा था। जालपा ने हंसकर कहा, ओरी, आटा महीन हो, नहीं पैसे न मिलेंगे। रतन को सुनाई न दिया। बहरों की भांति अनिश्चित भाव से मुस्कुराई। जालपा ने और जोर से कहा, आटा खूब महीन पीसना, नहीं पैसे न पाएगी। रतन ने भी हंसकर कहा, जितना महीन कहिए उतना महीन पीस दूं बहू जी, पिसाई अच्छी मिलनी चाहिए। जालपा मोले सेर। रतन मोले सेर सही, जालपा मुंह मत धो आओ, धोले सेर मिलेंगे। रतन, मैं ये सब पीस कर उठूंगी, तुम यहां क्यों खड़ी हो? जालपा, आ जाऊं, मैं भी खिंचा दूं। रतन, जी चाहता है कोई जांत का गीत गाऊं, अकेले कैसे गाओगी? अम्मा आप जरा दादाजी के पास बैठ जाएं, मैं अभी आती हूं।
जालपा भी जांत पर जा बैठी और दोनों जांत का ये गीत गाने लगी। मोही जोगिन बना के कहाँ गए रे जोगिया। दोनों के स्वर मधुर थे। जांत की घुमुर घुमुर उनके स्वर के साथ साज का काम कर रही थी। जब दोनों एक कड़ी गाकर चुप हो जाती तो जांत का स्वर माना कंठध्वनि से रंजित होकर और भी मनोहर हो जाता था। दोनों के हृदय इस समय जीवन के स्वाभाविक आनंद से पूर्ण थे। न शोक का भार था, न वियोग का दुख, जैसे दो चिड़ियां प्रभात की अपूर्व शोभा से मग्न होकर चहक रही हों। रमानाथ की चाय की दुकान खुल तो गई, पर केवल रात को खुलती थी, दिन भर बंद रहती थी। रात को भी अधिकतर देवी दीन ही दुकान पर बैठता, पर बिक्री अच्छी हो जाती थी। पहले ही दिन 3 रुपए के पैसे आए, दूसरे दिन से 4-5 रुपये का औसत पड़ने लगा। चाय इतनी स्वादिष्ट होती थी कि जो एक बार यहाँ चाय पी ला फिर दूसरी दुकान पर न जाता। रमा ने मनोरंजन की भी कुछ सामग्री जमा कर दी। कुछ रुपये जमा हो गए तो उसने एक सुंदर मेज ली। चिराग जलने के बाद साफ भाजी की बिक्री ज्यादा होती थी। वह उन टोकरों को उठाकर अंदर रख देता और बरामदे में वह मेज लगा देता। उस पड़ता शके सेट रख देता। 2 दैनिक पत्र भी मंगाने लगा दुकान चलने के लिए। उन्हीं 3-4 घंटों में 6-7 रुपये आ जाते थे और सब खर्च निकाल कर 3-4 रुपये बच रहते थे। इन 4 महीनों की तपस्या ने रमा की भोगलाल सा को और भी प्रचंड कर दिया था। जब तक खान रुपये न थे वह मजबूर था। रुपये आते ही सैर सपाटे की धुन सवार हो गई। सिनेमा की याद भी आई। रोज के व्यवहार की मामूली चीजें जिन्हें अब तक वह टालता आया था, अब अबाधा रूप से आने लगी। देवीदीन के लिए वह एक सुंदर रेशमी चादर लाया। जग्गों के सिर में पीड़ा होती रहती थी। एक दिन सुगंधित तेल की शीशियां लाकर उसे दे दी। दोनों निहाल हो गए। अब बुढ़िया कभी अपने सिर पर बोझ लाती तो डांटता, काकी अब तो मैं भी 4 पैसे कमाने लगा हूं, अब तू क्यों जान देती है। अगर फिर कभी तेरे सिर पर टोकरी देखी तो कह देता हूं दुकान उठाकर फेंक दूंगा, फिर मुझे जो सजा चाहे दे देना। बुढ़िया बेटे की डांट सुनकर गदगद हो जाती। मंडी से बोझ लाती तो पहले चुपके से देखती, रमा दुकान पर नहीं है। अगर वह बैठा होता तो किसी दली को 1-2 पैसा देकर उसके सिर पर रख देती। वह न होता तो लपकी हुई आती और जल्दी से बोझ उतारकर शांत बैठ जाती, जिससे रमा भांप न सके। एक दिन मनोरमा थिएटर में राधेश्याम का कोई नया ड्रामा होने वाला था। इस ड्रामे की बड़ी धूम थी। एक दिन पहले से ही लोग अपनी जगहें रक्षित करा रहे थे। रमा को भी अपनी जगह रक्षित करा लेने की धुन सवार हुई। सोचा कहीं रात को टिकट न मिला तो टापते रह जाएंगे। तमाशे की बड़ी तारीफ है। उस वक्त 1 के 2 देने पर भी जगह न मिलेगी। इसी उत्सुकता ने पुलिस के भाई को भी पीछे डाल दिया। ऐसी आफत नहीं आई है कि घर से निकलते ही पुलिस पकड़ लेगी। दिन को न सही, रात को तो निकलता ही हूं। पुलिस चाहती तो क्या रात को न पकड़ लेती, फिर मेरा वह हुलिया भी नहीं रहा। पगड़ी चेहरा बदल देने के लिए काफी है। यो मन को समझाकर वह 10 बजे घर से निकला। देवीदीन कहीं गया हुआ था। बुढ़िया ने पूछा, कहाँ जाते हो बेटा? रमा ने कहा, कहीं नहीं काकी, अभी आता हूं। रमा सड़क पर आया तो उसका साहस हिम की भांति पिघलने लगा। उसे पग पग पर शंका होती थी। कोई कांस्टेबल न आ रहा हो। उसे विश्वास था कि पुलिस का एक चौकीदार भी उसका हुलिया पहचानता है और उसके चेहरे पर निगाह पड़ते ही पहचान लेगा। इसलिए वह नीचे सिर झुकाए चल रहा था। सहसा उसे ख्याल आया, गुप्त पुलिस वाले सादे कपड़े पहने इधर उधर घुमा करते हैं। कौन जाने जो आदमी मेरे बगल में आ रहा है, कोई जासूस ही हो, मेरी ओर ध्यान से देख रहा है। यूं सिर झुकाकर चलने से ही तो नहीं, उसे संदेह हो रहा है। यहाँ और सभी सामने ताक रहे हैं, कोई यूं सिर झुकाकर नहीं चल रहा है। मोटरों की इस सिर झुकाकर चलना मौत को नेवता देना है। पार्क में कोई इस तरह चहलकदमी करे तो कर सकता है, यहाँ तो सामने देखना चाहिए, लेकिन बगल वाला आदमी अभी तक मेरी ही तरफ ताक रहा है शायद कोई खुफिया ही। उसका साथ छोड़ने के लिए वह एक तंबोली की दुकान पर पान खाने लगा। वह आदमी आगे निकल गया। रमा ने आराम की लंबी सांस ली। अब उसने सिर उठा लिया और दिल मजबूत करके चलने लगा। इस वक्त ट्राम का भी कहीं पता न था। मार्ट नहीं उसी पर बैठ लेता। थोड़ी ही दूर चला होगा कि 3 कांस्टेबल आते दिखाई दिए। रमा ने सड़क छोड़ दी और पटरी पर चलने लगा। ख्वामख्वाह सांप के बिल में उंगली डालना कौन सी बहादुरी है। दुर्भाग्य की बात, तीनों कांस्टेबलों ने भी सड़क छोड़कर वही पटरी ले ली। मोटरों के आने जाने से बार बार इधर उधर दौड़ना पड़ता था। रमा का कलेजा धक धक करने लगा। दूसरी पटरी पर जाना तो संदेह को और भी बढ़ा देगा। कोई ऐसी गली भी नहीं जिसमें घुस जाऊं। अब तो सब बहुत समीप आ गए। क्या बात है,
सब मेरी ही तरफ देख रहे हैं। मैंने बड़ी हिमाकत की कि ये पगड़ बांध लिया और बंदी भी कितनी बेतुकी। एक चीले सा ऊपर उठ गया है, ये पगड़ी आज मुझे पकड़ावेगी। बांधी थी कि इससे सूरत बदल जाएगी। यह उल्टे और तमाशा बन गई। हाँ, तीनों मेरी ही ओर ताक रहे हैं, आपस में कुछ बातें भी कर रहे हैं। रमा को ऐसा जान पड़ा पैरों में शक्ति नहीं है, शायद सब मन में मेरा हुलिया मिला रहे हैं। अब नहीं बच सकता। घर वालों को मेरे पकड़े जाने की खबर मिलेगी तो कितने लज्जित होंगे। जालपा तो रो रो कर प्राण ही दे देगी। 5 साल से कम सजा न होगी। आज इस जीवन का अंत हो रहा है। इस कल्पना ने उसके ऊपर कुछ ऐसा आतंक जमाया कि उसके औसान जाते रहे। जब सिपाहियों का दल समीप आ गया तो उसका चेहरा भय से कुछ ऐसा विकृत हो गया, उसकी आंखें कुछ ऐसी सशंक हो गई और अपने को उनकी आंखों से बचाने के लिए वह कुछ इस तरह दूसरे आदमियों की आड़ खोजने लगा कि मामूली आदमी को भी उस पर संदेह होना स्वाभाविक था। फिर पुलिस वालों की मंजी हुई आंखें क्यों चूकती। एक ने अपने साथी से कहा, यो मनी चोर न होए तो तुम्हारी टांगन ते निकल जाए, कस चोरन की नाई ताकत है। दूसरा बोला, कुछ संदेह तो हमू का हुए रहा है, फुरक है पांडे असली चोर है। तीसरा आदमी मुसलमान था। उसने रमानाथ को ललकारा, ओ जी ओ पगड़ी, जरा इधर आना, तुम्हारा क्या नाम है। रमानाथ ने सीनाजोरी के भाव से कहा, हमारा नाम पूछकर क्या करोगे, मैं क्या चोर हूं। चोर नहीं, तुम सा हो, नाम क्यों नहीं बताते। रमा ने एक क्षण आगा पीछे में पड़कर कहा, हीरालाल। घर कहां है। घर, हां घर ही पूछते हैं। शाहजहांपुर। कौन मोमा शाहजहांपुर न गया था। न कोई कल्पित नाम ही उसे याद आया कि बता दे। दुस्साहस के साथ बोला, तुम तो मेरा हुलिया लिख रहे हो। कांस्टेबल ने भभकी दी, तुम्हारा हुलिया पहले से ही लिखा हुआ है। नाम झूठ बताया, सैनत झूठ बताई, मोहल्ला पूछा तो बगलेन छांकने लगे। महीनों से तुम्हारी तलाश हो रही है, आज जाकर मिले हो, चलो थाने पर। यह कहते हुए उसने रमानाथ का हाथ पकड़ लिया। रमा ने हाथ छुड़ाने की चेष्टा करके कहा, वारंट लाओ, तब हम चलेंगे। क्या मुझे कोई देहाती समझ लिया है। कांस्टेबल ने एक सिपाही से कहा, पकड़ लो जी इनका हाथ, वहीं थाने पर वारंट दिखाया जाएगा। शहरों में ऐसी घटनाएं मदारियों के तमाशों से भी ज्यादा मनोरंजक होती हैं। सैकड़ों आदमी जमा हो गए। देवीदीन इसी समय अफीम लेकर लौटा आ रहा था। यह जमाव देखकर वह भी आ गया। देखा कि 3 कांस्टेबल रमानाथ को घसीटे लिए जा रहे हैं। आगे बढ़कर बोला, है जमादार, ये क्या करते हो। ये पंडित जी तो हमारे मेहमान हैं, कहां पकड़े लिए जाते हो। तीनों कांस्टेबल देवीदीन से परिचित थे, रुक गए। एक ने कहा, तुम्हारे मेहमान हैं ये, कब से। देवीदीन ने मन में हिसाब लगाकर कहा, 4 महीने से कुछ पेशी हुए होंगे। मुझे प्रयाग में मिल गए थे, रहने वाले भी वहीं के हैं, मेरे साथ ही तो आए थे। मुसलमान सिपाही ने मन में प्रसन्न होकर कहा, इनका नाम क्या है। देवीदीन ने सिर पिटाकर कहा, नाम इन्होंने बताया न होगा। सिपाहियों का संदेह दृढ़ हो गया। पांडे ने आंखें निकालकर कहा, जान पड़त है तुम्हू मिले हो, नाम काहे नाही बतावत हो इनका। देवीदीन ने आधारहीन साहस के भाव से कहा, मुझसे रोबन जमाना पांडे, समझे, यहां धमकियों में नहीं आने के। मुसलमान सिपाही ने मानो मध्यस्थ बनकर कहा, बूढ़े बाबा, तुम तो ख्वामख्वा बिगड़ रहे हो, इनका नाम क्यों नहीं बतला देते। देवीदीन ने कातर नजरों से रमा की ओर देखकर कहा, हम लोग तो रमानाथ कहते हैं, असली नाम यह है या कुछ और, यह हम नहीं जानते। पांडे ने आंखें निकालकर हथेली को सामने करके कहा, बोलो पंडित जी, क्या नाम है तुम्हारा। रमानाथ या हीरालाल, या दोनों, एक घर का एक ससुराल का। तीसरे सिपाही ने दर्शकों को संबोधित करके कहा, नाम है रमानाथ, बतावत है हीरालाल। सबूत हुए गवाह। दर्शकों में कानाफसी होने लगी। शुबह की बात तो है, साफ है, नाम और पता दोनों गलत बता दिया। एक मारवाड़ी सज्जन बोले, उचक को सो है। एक मौलवी साहब ने कहा, कोई इश्तिहारी मुलजिम है। जनता को अपने साथ देखकर सिपाहियों को और भी जोर हो गया। रमा को भी अब उनके साथ चुपचाप चले जाने ही में अपनी कुशल दिखाई दी। इस तरह सिर झुका लिया, मानो उसे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं है कि उस पर लाठी पड़ती है या तलवार। इतना अपमानित वह कभी न हुआ था। जेल की कठोरतम यातना भी इतनी ग्लानि न उत्पन्न करती। थोड़ी देर में पुलिस स्टेशन दिखाई दिया। दर्शकों की भी भीड़ बहुत कम हो गई थी। रमा ने एक बार उनकी ओर लज्जित आशा के भाव से ताका, देवीदीन का पता न था। रमा के मुंह से एक लंबी सांस निकल गई। इस विपत्ति में क्या यह सहारा भी हाथ से निकल गया। पुलिस स्टेशन के दफ्तर में इस समय बड़ी मेज के सामने 4 आदमी बैठे हुए थे। एक दारोगा थे, गोरे से, शौकीन, जिनकी बड़ी बड़ी आंखों में कोमलता की झलक थी। उनकी बगल में नायब दारोगा थे।
ये सिख थे, बहुत हंसमुख, सजीवता के पुतले, गेहूना रंग, सुडौल, सुगठित शरीरब, सिर पर खेश था, हाथों में कड़े पर सिगार से परहेज न करते थे। मेज की दूसरी तरफ इंस्पेक्टर और डिप्टी सुपरिटेंडेंट बैठे हुए थे। इंस्पेक्टर अधेड़, सांवला, लंबा आदमी था, कौड़ी की सी आंखें, फले हुए गाल और ठिगना कदब। डिप्टी सुपरिटेंडेंट लंबा छरहरा जवान था, बहुत ही विचारशील और अल्पभाषी। इसकी लंबी नाक और ऊंचा मस्तक उसकी कुलीनता के साक्षी थे। डिप्टी ने सिगार का एक कश लेकर कहा, बाहरी गवाहों से काम नहीं चल सकेगा, इनमें से किसी को अप्रूवर बनना होगा और कोई अल्टरनेटिव नहीं है। इंस्पेक्टर ने दारोगा की ओर देखकर कहा, हम लोगों ने कोई बात उठा तो नहीं रखी, हलफ से कहता हूं, सभी तरह के लालच देकर हार गए। सबों ने ऐसी गुट कर रखी है कि कोई टूटता ही नहीं। हमने बाहर के गवाहों को भी आजमाया, पर सब कानों पर हाथ रखते हैं। डिप्टी, उस मारवाड़ी को फिर आजमाना होगा, उसके बाप को बुलाकर खूब धमकाए, शायद इसका कुछ दबाव पड़े। इंस्पेक्टर, हलफ से कहता हूं, आज सुबह से हम लोग ये बेचारा बाप लंके के पैरों पर गिरा, पर लड़का किसी तरह राजी नहीं होता। कुछ देर तक चारों आदमी विचारों में मगन बैठे रहे। अंत में डिप्टी ने निराशा के भाव से कहा, मुकदमा नहीं चल सकता, मुफ्त का बदनामी हुआ। इंस्पेक्टर, एक हड़ते की मोहलत और लीजिए, शायद कोई टूट जाए। ये निश्चय करके दोनों आदमी यहां से रवाना हुए। छोटे दारोगा भी उसके साथ ही चले गए। दारोगा जी ने हुक्म गवाया कि सहसा एक मुसलमान सिपाही ने आकर कहा, दारोगा जी लाए कुछ इनाम दिलवाए। एक मुलजिम को शुबह पर गिरफ्तार किया है, इलाहाबाद का रहने वाला है, नाम है रमानाथ। पहले नाम और सैनत दौलत बतलाई थी। देवीदीन खटेक जो नुक्कड़ पर रहता है, उसी के घर ठहरा हुआ है। जरा डांट बताएगा तो सब कुछ उगल देगा। दारोगा, वही है ना जिसके दोनों लंके एक सिपाही? जी हां, वही है। इतने में रमानाथ भी दारोगा के सामने हाजिर किया गया। दारोगा ने उसे सिर से पांव तक देखा, मानो मन में उसका हुलिया मिला रहे हों। तब कठोर दृष्टि से देखकर बोले, अच्छा ये इलाहाबाद का रमानाथ है, खूब मिले भाई। 6 महीने से परेशान कर रहे, कैसा साफ हुलिया है कि अंधा भी पहचान ले। यहां कब से आए हो? कांस्टेबल ने रमा को परामर्श दिया, सब हाल सच सच कह दो तो तुम्हारे साथ कोई सख्ती नहीं की जाएगी। रमा ने प्रसन्नचित बनने की चेष्टा करके कहा, अब तो आपके हाथ में हूं, रियायत कीजिए या सख्ती कीजिए। इलाहाबाद की म्यूनिसिपैलिटी में नौकर था। हिमाकत कहिए या बदनसीबी, चुंगी के 400 रुपये मुझसे खर्च हो गए। मैं वक्त पर रुपये जमा न कर सका। शर्म के मारे घर के आदमियों से कुछ न कहा, नहीं तो इतने इंतजाम हो जाना कोई मुश्किल न था। जब कुछ बस न चला तो वहां से भागकर यहां चला आया। इसमें एक हर्फ भी गलत नहीं है। दारोगा ने गंभीर भाव से कहा, मामला कुछ संगीन है क्या? कुछ शराब का चस्का पड़ गया था। मुझसे कसम ले लीजिए जो कभी शराब मुंह से लगाई हो। कांस्टेबल ने विनोद करके कहा, मोहब्बत के बाजार में लुट गए होंगे हुजूर। रमा ने मुस्कुराकर कहा, मुझसे फाके मस्तों का वहां कहां गुजर। दारोगा, तो क्या जुआ खेल डाला या बीवी के लिए जेवर बनवा डाले? रमा झेंप कर रह गया। अपराधी मुस्कुराहट उसके मुख पर रो पड़ी। दारोगा, अच्छी बात है, तुम्हें भी यहां खासे मोटे जेवर मिल जाएंगे। एकाएक बूढ़ा देवीदीन आकर खड़ा हो गया। दारोगा ने कठोर स्वर में कहा, क्या काम है यहां? देवीदीन, हुजूर को सलाम करने चला आया। इन बेचारों पर दया की नजर रहे हुजूर, बेचारे बड़े सीधे आदमी हैं। दारोगा, बच्चा सरकारी मुलजिम को घर में छिपाते हो, उस पर सिफारिश करने आए हो। देवीदीन, मैं क्या सिफारिश करूंगा हुजूर, 2 कौड़ी का आदमी। दारोगा, जानता है इन पर वारंट है, सरकारी रुपए गबन कर गए हैं। देवीदीन, हुजूर भूल चूक आदमी से ही तो होती है, जवानी की उम्र है ही, खर्च हो गए होंगे। यह कहते हुए देवीदीन ने 5 गिन्नियां कमर से निकालकर मेज पर रख दी। दारोगा ने तड़प कर कहा, यह क्या है? देवीदीन, कुछ नहीं है, हुजूर को पान खाने को। दारोगा, रिश्वत देना चाहता है? क्यों? कहो तो बचा, इसी इल्जाम में भेज दूं। देवीदीन, भेज दीजिए सरकार, घरवाली लकड़ी कफन की फिक्र से छूट जाएगी, वहीं बैठा आपको दुआ दूंगा। दारोगा, अब इन्हें छुड़ाना है तो 50 गिन्नियां लाकर सामने रखो। जानते हो इनकी गिरफ्तारी पर 500 रुपये का इनाम है। देवीदीन, आप लोगों के लिए इतना इनाम हुजूर क्या है? ये गरीब परदेसी आदमी है, जब तक जिएंगे आपको याद करेंगे। दारोगा, बक मत कर, यहां धर्म कमाने नहीं आया हूं। देवीदीन, बहुत तंग हूं हुजूर, दुकानदारी तो नाम की है, कांस्टेबल बुढ़िया से मांग जाके। देवीदीन,
कमाने वाला तो मैं ही हूँ हुजूर, लड़कों का हाल जानते ही हो, तन पेट काट कर कुछ रुपए जमा कर रखे थे, सो अभी सातों धाम किए चला आता हूँ। बहुत तंग हो गया हूँ। दारोगा तो अपनी गिन्नियां उठा ले, इसे बाहर निकाल दो जी। विदिन आपका हुक्म है तो लीजिए, जाता हूँ। धक्का क्यों दिलवाएगा? ए दारोगा, कांस्टेबल सेद इन्हें हिरासत में रखो। मुंशी से कहो इनका बयान लिख लें। देवीदीन के होंठ आवेश से कांप रहे थे। उसके चेहरे पर इतनी व्यग्रता रमा ने कभी नहीं देखी, जैसे कोई चिड़िया अपने घोंसले में कौवे को घुसते देखकर विह्वल हो गई हो। वह 1 मिनट तक थाने के द्वार पर खड़ा रहा, फिर पीछे गिरा और एक सिपाही से कुछ कहा, तब लपका हुआ सड़क पर चला गया। मगर एक ही पल में फिर लौटा और दारोगा से बोला, हुजूर 2 घंटे की मोहलत न दीजिएगा। रमा अभी वहीं खड़ा था। उसकी ये ममता देखकर रो पड़ा। बोला, दादा अब तुम हैरान न हो, मेरे भाग्य में जो कुछ लिखा है वह होने दो। मेरे भी यहां होते तो इससे ज्यादा और क्या करते। मैं मरते दम तक तुम्हारा उपकार। देवीदीन ने आंखें पोंछते हुए कहा, कैसी बातें कर रहे हो भैया? जब रूपे पर आई तो देवीदीन पीछे हटने वाला आदमी नहीं है। इतने रूपे तो एक एक दिन जुए में हार जीत गया हूं। अभी घर बेच दूं तो 10,000 की मालियत है, क्या सिर पर लाद कर ले जाऊंगा? दारोगा जी, अभी भैया को हिरासत में न भेजो, मैं रूपे की गिकर करके थोड़ी देर में आता हूं। देवीदीन चला गया तो दारोगा जी ने सहृदयता से भरे स्वर में कहा, है तो खुर्राट मगर बड़ा नेक। तुमने इसे कौन सी बूटी सुंघा दी? रमा ने कहा, गरीबों पर सभी को रहम आता है। दारोगा ने मुस्कुराकर कहा, पुलिस को छोड़कर इतना और कहिए, मुझे तो यकीन नहीं कि 50 गिन्नियां लावे। रमानाथ, अगर लाए भी तो उससे इतना बड़ा तावान नहीं दिलाना चाहता। आप मुझे शौक से हिरासत में ले ले। दारोगा, मुझे 500 के बदले 650 मिल रहे हैं, क्यों छोड़ूं? तुम्हारी गिरफ्तारी का इनाम मेरे किसी दूसरे भाई को मिल जाए तो क्या बुराई है? रमानाथ, जब मुझे चक्की पीसनी है तो जितनी जल्द पीस लूं उतना ही अच्छा। मैंने समझा था मैं पुलिस की नजरों से बचकर रह सकता हूं। अब मालूम हुआ कि यह बेकली और आठों पहर पकड़ लिए जाने का खौफ जेल से कम जानलेवा नहीं। दारोगा जी को एकाएक जैसे कोई भूली हुई बात याद आ गई। मेज के दराज से एक मिसल निकाली, उसके पन्ने इधर उधर उल्टे। तब नम्रता से बोले, अगर मैं कोई ऐसी तरकीब बतलाऊं कि देवीदीन के रूपे भी बच जाएं और तुम्हारे ऊपर भी आंच न आए तो कैसा? रमा ने अविश्वास के भाव से कहा, ऐसी तरकीब कोई है, मुझे तो आशा नहीं। दारोगा, अभी साई के 100 खेल है, इसका इंतजाम मैं कर सकता हूं। आपको महज एक मुकदमे में शहादत देनी पड़ेगी। रमानाथ, झूठी शहादत होगी। दारोगा, नहीं, बिल्कुल सच्ची। बस समझ लो कि आदमी बन जाओगे। म्यूनिसिपैलिटी के पंजे से तो छूट जाओगे, शायद सरकार परवरिश भी करे। यूं अगर चालान हो गया तो 5 साल से कम की सजा न होगी। मान लो इस वक्त देवी तुम्हें बचा भी ले तो बकरे की मांग कब तक खैर मनाएगी? जिंदगी खराब हो जाएगी। तुम अपना नफा नुकसान खुद समझ लो, मैं जबरदस्ती नहीं करता। दारोगा जी ने डकैती का वृत्तांत कह सुनाया। रमा ऐसे कई मुकदमे समाचार पत्रों में पढ़ चुका था। संशय के भाव से बोला, तो मुझे मुखबिर बनना पड़ेगा और यह कहना पड़ेगा कि मैं भी इन डकैतियों में शरीक था। यह तो झूठी शहादत हुई। दारोगा, मामला बिल्कुल सच्चा है। आप बेगुनाहों को न फंसाएंगे, वही लोग जेल जाएंगे जिन्हें जाना चाहिए। फिर झूठ कहाँ रहा? डाकुओं के डर से यहाँ के लोग शहादत देने पर राजी नहीं होते, बस, और कोई बात नहीं। ये मैं मानता हूं कि आपको कुछ झूठ बोलना पड़ेगा, लेकिन आपकी जिंदगी बनी जा रही है, इसके लिहाज से तो इतना झूठ कोई चीज नहीं। खूब सोच लीजिए, शाम तक जवाब दीजिएगा। रमा के मन में बात बैठ गई। अगर एक बार झूठ बोलकर वह अपने पिछले कर्मों का प्रायश्चित कर सके और भविष्य भी सुधार ले तो पूछना ही क्या, जेल से तो बच जाएगा। इसमें बहुत आगा पीछा की जरूरत ही न थी। हाँ, इसका निश्चय हो जाना चाहिए कि उस पर फिर म्यूनिसिपैलिटी अभियोग न चलाएगी और उसे कोई जगह अच्छी मिल जाएगी। वह जानता था पुलिस की गर्ज है और वह मेरी कोई वाजिब शर्त स्वीकार न करेगी। इस तरह बोला मानो उसकी आत्मा धर्म और अधर्म के संकट में पड़ी हुई है। मुझे यही डर है कि कहीं मेरी गवाही से बेगुनाह लोग न फंस जाएं। दारोगा, इसका मैं आपको इत्मीनान दिलाता हूं। रमानाथ, लेकिन कल को म्यूनिसिपैलिटी मेरी गर्दन नापे तो मैं किसे पुकारूंगा? मजाल है म्यूनिसिपैलिटी छू कर सके। गौजदारी के मुकदमे में मुद्दई तो सरकार ही होगी। जब सरकार आपको मुआफ कर देगी तो मुकदमा कैसे चलाएगी? आपको तहरीरी मुआफीनामा दे दिया जाएगा साहब। रमानाथ, और नौकरी? दारोगा,
वह सरकार आप इंतजाम करेगी। ऐसे आदमियों को सरकार खुद अपना दोस्त बनाए रखना चाहती है। अगर आपकी शहादत बढ़िया हुई और उस फ्री की जिरहों के जाल से आप निकल गए तो फिर आप पारस हो जाएंगे। दारोगा ने उसी वक्त मोटर मंगवाई और रमा को साथ लेकर डिप्टी साहब से मिलने चल दिए। इतनी बड़ी कारगुजारी दिखाने में विलंब क्यों करते? डिप्टी से एकांत में खूब जीट उड़ाई। इस आदमी का यो पता लगाया। इसकी सूरत देखते ही भांप गया कि मगरूर है, बस गिरफ्तार ही तो कर लिया, बात 16 आने सच निकली। निगाह कहीं चूक सकती है। हुजूर, मुजरिम की आंखें पहचानता हूं। इलाहाबाद की म्यूनिसिपैलिटी के रूपे गबन करके भागा है। इस मामले में शहादत देने को तैयार है। आदमी पढ़ा लिखा, सूरत का शरीफ और ज़हीन है। डिप्टी ने संदिग्ध भाव से कहा, हाँ, आदमी तो होशियार मालूम होता है, मगर मुआफीनामा लिए बगैर इसे हमारा एतबार ना होगा। कहीं इसे ये शुबा हुआ कि हम लोग इसके साथ कोई चाल चल रहे हैं तो साफ निकल जाएगा। डिप्टी यह तो होगा ही, गवर्नमेंट से इसके बारे में बातचीत करना होगा। आप टेलीफोन मिलाकर इलाहाबाद पुलिस से पूछिए कि इस आदमी पर कैसा मुकदमा है। यह सब तो गवर्नमेंट को बताना होगा। दारोगा जी ने टेलीफोन डायरेक्टरी देखी, नंबर मिलाया और बातचीत शुरू हुई। डिप्टी क्या बोला? दारोगा कहता है यहां इस नाम के किसी आदमी पर मुकदमा नहीं है। डिप्टी, कैसा है भाई, कुछ समझ में नहीं आता, इसने नाम तो नहीं बदल दिया? कहता है म्यूनिसिपैलिटी में किसी ने रुपए गबन नहीं किए, कोई मामला नहीं है। डिप्टी, ये तो बड़ा ताजुब का बात है। आदमी बोलता है हम रुपया लेकर भागा, म्यूनिसिपैलिटी बोलता है कोई रुपया गबन नहीं किया। यह आदमी पागल तो नहीं है? दारोगा, मेरी समझ में कोई बात नहीं आती। अगर कह दें कि तुम्हारे ऊपर कोई इल्जाम नहीं है तो फिर उसकी गर्द भी न मिलेगी। अच्छा, म्यूनिसिपैलिटी के दफ्तर से पूछिए। दारोगा ने फिर नंबर मिलाया। सवाल जवाब होने लगा। दारोगा, आपके यहां रमानाथ कोई क्लर्क था? जवाब, जी हां था। दारोगा, वह कुछ रुपए गबन करके भागा है? जवाब, नहीं, वह घर से भागा है पर गबन नहीं किया। क्या वह आपके यहां है? दारोगा, जी हां, हमने उसे गिरफ्तार किया है। वह खुद कहता है कि मैंने रुपए गबन किए। बात क्या है? जवाब, पुलिस तो लालबुचकड़ है, जरा दिमाग लड़ाए। दारोगा, या तो अक्ल काम नहीं करती। जवाब, यही क्या, कहीं भी काम नहीं करती। सुनिए, रमानाथ ने मीजान लगाने में गलती की, डरकर भागा। बाद को मालूम हुआ कि तहबील में कोई कमी न थी। आई समझ में बात। डिप्टी, अब क्या करना होगा? खान साहब, अब छिड़िया हाथ से निकल गया। निकल कैसे जाएगी हुजूर? अब रमानाथ से यह बात कही ही क्यों जाए? बस उसे किसी ऐसे आदमी से मिलने न दिया जाए जो बाहर की खबरें पहुंचा सके। घर वालों को उसका पता अब लग जावेगा ही, कोई ना कोई जरूर उसकी तलाश में आवेगा। किसी को ना आने दें। तहरीर में कोई बात न लाई जाए। जबानी इत्मीनान दिला दिया जाए। कह दिया जाए कमिश्नर साहब को मुआफीनामा के लिए रिपोर्ट की गई है। इंस्पेक्टर साहब से भी राय ले ली जाए। इधर तो ये लोग सुपरिटेंडेंट से परामर्श कर रहे थे। उधर 1 घंटे में देवीदीन लौटकर थाने आया तो कांस्टेबल ने कहा, दारोगा जी तो साहब के पास गए। देवीदीन ने घबराकर कहा, तो बाबूजी को हिरासत में डाल दिया? कांस्टेबल, नहीं, उन्हें भी साथ ले गए। देवीदीन ने सिर पीटकर कहा, पुलिस वालों की बात का कोई भरोसा नहीं। कह गया कि 1 घंटे में रुपये लेकर आता हूं, मगर इतना भी सब्र न हुआ। सरकार से 5 ही 100 तो मिलेंगे, मैं 600 देने को तैयार हूं। हाँ, सरकार में कारगुजारी हो जाएगी और क्या वहीं से उन्हें प्रयागराज भेज देंगे। मुझसे भेंट भी न होगी। बुढ़िया रो रो कर मर जाएगी। यह कहता हुआ देवीदीन वहीं जमीन पर बैठ गया। कांस्टेबल ने पूछा, तो यहां कब तक बैठे रहोगे? देवीदीन ने मानो कोड़े की काट से आहत होकर कहा, अब तो दारोगा जी से 2-2 बातें करके ही जाऊंगा। चाहे जेहल ही जाना पड़े पर फटकारूंगा जरूर, बुरी तरह फटकारूंगा। आखिर उनके भी तो बाल बच्चे होंगे। क्या भगवान से जरा भी नहीं डरते? तुमने बाबूजी को जाती बार देखा था? बहुत रंजीदा थे? कांस्टेबल, रंजीदा तो नहीं थे, खासी तरह हंस रहे थे। दोनों जने मोटर में बैठकर गए हैं। देवीदीन ने अविश्वास के भाव से कहा, हंस क्या रहे होंगे बेचारे? मुंह से चाहे हंस लें, दिल तो रोता ही होगा। देवीदीन को यहां बैठे 1 घंटा भी न हुआ था कि सहसा जगुआ खड़ी हुई। देवीदीन को द्वार पर बैठे देखकर बोली, तुम यहां क्या करने लगे? भैया कहाँ है? देवीदीन ने मर्माहत होकर कहा, भैया को ले गए सुप्रीडेंट के पास। न जाने भेंट होती है कि ऊपर ही ऊपर प्रयागराज भेज दिए जाते हैं। जग्गो दारोगा जी भी बड़े वह हैं। कहा था कि इतना लेंगे, कहां लेकर चल दिए। देवीदीन, इसीलिए तो बैठा हूं कि आवें तो 2-2 बातें कर लूं।
जग्गो हाँ, फटकारना जरूर, जो अपनी बात का नहीं वो अपने बाप का क्या होगा। मैं तो खरी कहूंगी, मेरा क्या कर लेंगे। देवी दीन दुकान पर कौन है? जग्गो बंद कर आई हूं, अभी बेचारे ने कुछ खाया भी नहीं, सवेरे से वैसे ही है। चूल्हे में जाए वह तमासाब उसी के टिकट लेने तो जाते थे, नन घर से निकलते तो काहे को ये बला सिर पड़ती। देवी दीन पर आग भेज दिया तो गो तो चिट्ठी तो आवेगी ही, चलकर वहीं देख आवेंगे। आंखों में आंसू भरकर सजा हो जाएगी। जग्गो रुपया जमा कर देंगे तब काहे को होगी, सरकार अपने रुपये ही तो लेगी। देवी दीन नहीं पगली, ऐसा नहीं होता, चोर माल लौटा दे तो वह छोड़ थोड़े ही दिया जाएगा। जग्गो ने परिस्थिति की कठोरता अनुभव करके कहा, दारोगा जी। वह अभी बात भी पूरी न करने पाई थी कि दारोगा जी की मोटर सामने आ पहुंची। इंस्पेक्टर साहब भी थे। रमा इन दोनों को देखते ही मोटर से उतर कर आया और प्रसन्न मुख से बोला, तुम यहां देर से बैठे हो क्या दादा? आओ कमरे में चलो। अम्मा तुम कब आए? दारोगा जी ने विनोद करके कहा, कहो चौधारी, लाए रुपये? देवी दीन, जब कह गया कि मैं थोड़ी देर में आता हूं तो आपको मेरी राह देख लेनी चाहिए थी। चलिए अपने रुपये लीजिए, खोद कर निकाले होंगे। देवी दीन, आपके अकबाल से 1500 अभी ऊपर ही निकल सकते हैं, जमीन खोदने की जरूरत नहीं पड़ी। चलो भैया, बुढ़िया कब से खड़ी है, मैं रुपये चुका कर आता हूं। ये तो इंस्पेक्टर साहब थे ना, पहले इसी थाने में थे। दारोगा, तो भाई अपने रुपये ले जाकर उसी हांडी में रख दो। अफसरों की सलाह हुई कि इन्हें छोड़ना न चाहिए, मेरे बस की बात नहीं है। इंस्पेक्टर साहब तो पहले ही दफ्तर में चले गए थे। ये तीनों आदमी बातें करते उसके बगल वाले कमरे में गए। देवी दीन ने दारोगा की बात सुनी तो भौहें तिरछी हो गई। बोला, दारोगा जी, मर्दों की एक बात होती है, मैं तो यही जानता हूं, मैं रुपये आपके हुक्म से लाया हूं, आपको अपना कॉल पूरा करना पड़ेगा। कह के मुकर जाना नीचों का काम है। इतने कठोर शब्द सुनकर दारोगा जी को भनना जाना चाहिए था, पर उन्होंने जरा भी बुरा न माना। हंसते हुए बोले, भाई अब चाहे नीच कहो चाहे दगाबाज कहो, पर हम इन्हें छोड़ नहीं सकते। ऐसे शिकार रोज नहीं मिलते, कॉल के पीछे अपनी तरक्की नहीं छोड़ सकता। दारोगा के हंसने पर देवी दीन और भी तेज हुआ। तो आपने कहा किस मुंह से था? कहा तो इसी मुंह से था, लेकिन मुंह हमेशा एक सा तो नहीं रहता। इसी मुंह से जिसे गाली देता हूं उसकी इसी मुंह से तारीफ भी करता हूं। दीन, ये मूंछें मुड़वा डालिए, मुझे बड़ी खुशी से मंजूर है। नियत तो मेरी पहले ही थी, पर शर्म के मारे ना मुड़वाता था, अब तुमने दिल मजबूत कर दिया। हंसिए मत दारोगा जी, आप हंसते हैं और मेरा खून जला जाता है। मुझे चाहे जेहल ही क्यों न हो जाए, लेकिन मैं कप्तान साहब से जरूर कह दूंगा। हूं तो टके का आदमी, पर आपके अकबाल से बड़े अफसरों तक पहुंच है। अरे यार, तो क्या सचमुच कप्तान साहब से मेरी शिकायत कर दोगे? देवी दीन ने समझा कि धमकी कारगर हुई। अकड़कर बोला, आप जब किसी की नहीं सुनते, बात कहकर मुकर जाते हैं, तो दूसरे भी अपने सी करेंगे ही। मेम साहब तो रोज ही दुकान पर आती हैं। दारोगा, कौन देवी? अगर तुमने साहब या मेम साहब से मेरी कुछ शिकायत की तो कसम खाकर कहता हूं कि घर खुदवा कर फेंक दूंगा। देवी दीन, जिस दिन मेरा घर खुदेगा उस दिन यह पगड़ी और चपरास भी रहेगी हुजूर। अच्छा तो मारो हाथ पर हाथ, हमारी तुम्हारी दो दो हो जाएं, यही सही। देवी दीन, पछताओगे सरकार, कह देता हूं पछताओगे। रमा अब जब्त न कर सका। अब तक वह देवी दीन के बिगड़ने का तमाशा देखने के लिए भीगी बिल्ली बना खड़ा था। कह कहा मारकर बोला, दादा दारोगा जी तुम्हें छिड़ा रहे हैं। हम लोगों में ऐसी सलाह हो गई है कि मैं बिना कुछ लिए दिए ही छूट जाऊंगा, ऊपर से नौकरी भी मिल जाएगी। साहब ने पक्का वादा किया है, मुझे अब यही रहना होगा। देवी दीन ने रास्ता भटके हुए आदमी की भांति कहा, कैसी बात है भैया, क्या कहते हो? क्या पुलिस वालों के चकमे में आ गए? इसमें कोई ना कोई चाल जरूर छिपी होगी। रमा ने इत्मीनान के साथ कहा, और बात नहीं, एक मुकदमे में शहादत देनी पड़ेगी। देवी दीन ने संशय से सिर हिलाकर कहा, झूठा मुकदमा होगा? रमानाथ, नहीं दादा, बिल्कुल सच्चा मामला है, मैंने पहले ही पूछ लिया है। देवी दीन की शंका शांत न हुई। बोला, मैं इस बारे में और कुछ नहीं कह सकता भैया, जरा सोच समझ कर काम करना। अगर मेरे रुपयों को डरते हो तो यही समझ लो कि देवी दीन ने अगर रुपयों की परवाह की होती तो आज लखपति होता। इन्हीं हाथों से 100-100 रुपये रोज कमाए और सबके सब उड़ा दिए हैं। किस मुकदमे में शहादत देनी है, कुछ मालूम हुआ?
दारोगा जी ने रमा को जवाब देने का अवसर न देकर कहा, वही डकैतियों वाला मामला है जिसमें कई गरीब आदमियों की जान गई थी। इन डाकुओं ने सूबे भर में हंगामा मचा रखा था। उनके डर के मारे कोई आदमी गवाही देने पर राजी नहीं होता। देवी दीन ने उपेक्षा के भाव से कहा, अच्छा तो ये मुखबिर बन गए, ये बात है। इसमें तो जो पुलिस सिखाएगी वही तुम्हें कहना पड़ेगा भैया। मैं छोटी समझ का आदमी हूं, इन बातों का मर्म क्या जानूं, पर मुझसे मुखबिर बनने को कहा जाता तो मैं न बनता, चाहे कोई लाख रुपया देता। बाहर के आदमी को क्या मालूम कौन अपराधी है, कौन बेकसूर है। दो चार अपराधियों के साथ दो चार बेकसूर भी जरूर ही होंगे। दारोगा, हरगिज नहीं। जितने आदमी पकड़े गए हैं सब पक्के डाकू हैं। देवी दीन, ये तो आप कहते हैं ना, हमें क्या मालूम। दारोगा, हम लोग बेगुनाहों को फंसाएंगे ही क्यों, ये तो सोचो। ये सब भुगते बैठा हूं दारोगा जी। इससे तो यही अच्छा है कि आप इनका चालान कर दें, 1-2 साल का जेल ही तो होगा। एक अधर्म के दंड से बचने के लिए बेगुनाहों का खून तो सिर पर न चढ़ेगा। रमा ने भीरुता से कहा, मैंने खूब सोच लिया है दादा, सब कागज देख लिए हैं, इसमें कोई बेगुनाह नहीं है। देवीदीन ने उदास होकर कहा, होगा भाई, जान भी तो प्यारी होती है। यह कहकर वह पीछे घूम पड़ा। अपने मनोभावों को इसे स्पष्ट रूप से वह प्रकट न कर सकता था। एकाएक उसे एक बात याद आ गई। मुड़कर बोला, तुम्हें कुछ रुपए देता जाऊं। रमा ने खिसियाकर कहा, क्या जरूरत है। दारोगा, आज से इन्हें यहीं रहना पड़ेगा। देवी दीन ने कर्कश स्वर में कहा, हाँ हुजूर, इतना जानता हूं, इनकी दावत होगी, बंगला रहने को मिलेगा, नौकर मिलेंगे, मोटर मिलेगी, ये सब जानता हूं। कोई बाहर का आदमी इनसे मिलने न पावेगा, न ये अकेले आ जा सकेंगे, यह सब देख चुका हूं। यह कहता हुआ देवी दीन तेजी से कदम उठाता हुआ चल दिया, मानो वहां उसका दम घुट रहा हो। दारोगा ने उसे पुकारा, पर उसने फिरकर ना देखा। उसके मुख पर पराभूत वेदना छाई हुई थी। जग्गू ने पूछा, भैया नहीं आ रहे हैं। देवीदीन ने सड़क की ओर ताकते हुए कहा, भैया अब नहीं आवेंगे। जब अपने ही अपने न हुए तो बेगाने हैं ही। वह चला गया। बुढ़िया भी पीछे पीछे भुनभुनाती चली। रुदन में कितना उल्लास, कितनी शांति, कितना बल है। जो कभी एकांत में बैठकर किसी की स्मृति में, किसी के वियोग में सिसक सिसक और बिलख बिलख नहीं रोया, वह जीवन के ऐसे सुख से वंचित है जिस पर सैकड़ों हंसियां न्योछावर है। उस मीठी वेदना का आनंद उन्हीं से पूछो जिन्होंने यह सौभाग्य प्राप्त किया है। हंसी के बाद मन के कह हो जाता है, आत्मा क्षुब्धा हो जाती है, मानो हम थक गए हो, पराभूत हो गए हो। रुदन के पश्चात एक नवीन स्फूर्ति, एक नवीन जीवन, एक नवीन उत्साह का अनुभव होता है। जालपा के पास प्रजामित्र कार्यालय का पत्र पहुंचा तो उसे पढ़कर वह रो पड़ी। पत्र एक हाथ में लिए, दूसरे हाथ से चौखट पकड़े वह खूब रोई। क्या सोचकर रोई वह कौन कह सकता है। कदाचित अपने उपाय की इस आशातीत सफलता ने उसकी आत्मा को वहनल कर दिया, आनंद की उस गहराई पर पहुंचा दिया जहां पानी है, या उस ऊंचाई पर जहां उष्णता हिम बन जाती है। आज 6 महीने के बाद यह सुख संवाद मिला। इतने दिनों वह छलमयी आशा और कठोर दुराशा का खिलौना बनी रही। आह, कितनी बार उसके मन में तरंग उठी कि इस जीवन का क्यों न अंत कर दूं। कहीं मैंने सचमुच प्राण त्याग दिए होते तो उनके दर्शन भी न पाती। पर उनका हिया कितना कठोर है। 6 महीने से वहां बैठे हैं, एक पत्र भी न लिखा, खबर तक नहीं ली। आखिर यही न समझ लिया होगा कि बहुत होगा, रो रो कर मर जाएगी। उन्होंने मेरी परवाह ही कब की। 10-20 रुपए तो आदमी यार दोस्तों पर भी खर्च कर देता है। वह प्रेम नहीं है। प्रेम हृदय की वस्तु है, रुपये की नहीं। जब तक रमा का कुछ पता न था, जालपा सारा इल्जाम अपने सिर रखती थी, पर आज उनका पता पाते ही उसका मन अकस्मात कठोर हो गया। तरह तरह के शिकवे पैदा होने लगे। वहां क्या समझकर बैठे हैं, इसीलिए तो कि वह स्वाधीन है, आजाद है, किसी का दिया नहीं खाते। इसी तरह मैं कहीं बिना कहे सुने चली जाती तो वह मेरे साथ किस तरह पेश आते। शायद तलवार लेकर गर्दन पर सवार हो जाते या जिंदगी भर मुंह न देखते। वहीं खड़े खड़े जालपा ने मन ही मन शिकायतों का दफ्तर खोल दिया। सहसा रमेश बाबू ने द्वार पर पुकारा, गोपी गोपी जरा इधर आना। मुंशी जी ने अपने कमरे में पड़े पड़े कराह कर कहा, कौन है भाई, कमरे में आ जाओ। अरे आप है रमेश बाबू। बाबूजी, मैं तो मर कर जिया हूं। बस यही समझिए कि नई जिंदगी हुई। कोई आशा न थी, कोई आगे न कोई पीछे, दोनों लौंडे आवारा है। मैं मई या जीऊं उनसे मतलब नहीं। उनकी मां को मेरी सूरत देखते डर लगता है। बस बेचारी बहू ने मेरी जान बचाई, वह न होती तो अब तक चल बसा होता। रमेश बाबू ने कृत्रिम संवेदना दिखाते हुए कहा,
आप इतने बीमार हो गए और मुझे खबर तक न हुई। मेरे यहाँ रहते आपको इतना कष्ट हुआ। बहू ने भी मुझे एक पुर्जा न लिख दिया। छुट्टी लेनी पड़ी होगी। मुंशी, छुट्टी के लिए दरख्वास्त तो भेज दी थी, मगर साहब मैंने डॉक्टरी सर्टिफिकेट नहीं भेजी। 16 रुपये किसके घर से लाता। एक दिन सिविल सर्जन के पास गया, मगर उन्होंने चिट्ठी लिखने से इनकार किया। आप तो जानते हैं वह बिना फीस लिए बात नहीं करते। मैं चला आया और दरख्वास्त भेज दी। मालूम नहीं मंजूर हुई या नहीं, ये तो डॉक्टरों का हाल है। देख रहे हैं कि आदमी मर रहा है, पर बिना भेंट लिए कदम न उठावेंगे। रमेश बाबू ने चिंतित होकर कहा, यह तो आपने बुरी खबर सुनाई, मगर आपकी छुट्टी नामंजूर हुई तो क्या होगा। मुंशी जी ने माथा ठोंकर कहा, होगा क्या, घर बैठ रहूंगा। साहब पूछेंगे तो साफ कह दूंगा, मैं सर्जन के पास गया था, उसने छुट्टी नहीं दी। आखिर इन्हें क्यों सरकार ने नौकर रखा है। महज कुर्सी की शोभा बढ़ाने के लिए। मुझे डिसमिस हो जाना मंजूर है, पर सर्टिफिकेट न दूंगा। लौंडे गायब है, आपके लिए पान तक लाने वाला कोई नहीं। क्या करूं। रमेश ने मुस्कुराकर कहा, मेरे लिए आप तरदुद न करें। मैं आज पान खाने नहीं, भरपेट मिठाई खाने आया हूं। जालपा को पुकार कर, बहू जी तुम्हारे लिए खुशखबरी लाया हूं, मिठाई मंगवा लो। जालपा ने पान की तस्तरी उनके सामने रखकर कहा, पहले वो खबर सुनाए। शायद आप जिस खबर को नई नई समझ रहे हो वह पुरानी हो गई हो। रमेश, जी कहीं हो ना। रमानाथ का पता चल गया, कलकत्ता में है। जालपा पहले ही मालूम हो चुका है। मुंशी जी झपटकर उठ बैठे। उनका ज्वर मानो भागकर उत्सुकता की आड़ में जा छिपा। रमेश का हाथ पकड़कर बोले, मालूम हो गया कलकत्ता में है। कोई खत आया था। रमेश, खत नहीं था, एक पुलिस इंक्वायरी थी। मैंने कह दिया उन पर किसी तरह का इल्जाम नहीं है। तुम्हें कैसे मालूम हुआ बहू जी। जालपा ने अपनी स्कीम बयान की। फ्रजा मित्र कार्यालय का पत्र भी दिखाया। पत्र के साथ रुपयों की एक रसीद थी जिस पर रमा का हस्ताक्षर था। रमेश, दस्तखत तो रमा बाबू का है, बिल्कुल साफ धोखा हो ही नहीं सकता। मान गया बहू जी तुम्हें। वाह, क्या हिकमत निकाली है। हम सबके कान काट लिए, किसी को न सूझी। अब जो सोचते हैं तो मालूम होता है कितनी आसान बात थी। किसी को जाना चाहिए जो बच्चा को पकड़कर घसीट लाए। ये बातचीत हो रही थी कि रतन आ पहुंची। जालपा उसे देखते ही वहां से निकली और उसके गले से लिपटकर बोली, बहन कलकत्ता से पत्र आ गया। वही है रतन, मेरे सिर की कसम। जालपा, हाँ सच कहती हूं ना। रतन, तो आज ही चली जाओ। जालपा, यही तो मैं भी सोच रही हूं, तुम चलोगी। रतन, चलने को तो मैं तैयार हूं, लेकिन अकेला घर किस पर छोड़ूं। बहन, मुझे मणिभूषण पर कुछ शुबहा होने लगा है। उसकी नीयत अच्छी नहीं मालूम होती। बैंक में 20,000 रुपये से कम न थे। सब न जाने कहां उड़ा दिए। कहता है क्रियाक्रम में खर्च हो गए। हिसाब मांगती हूं तो आंखें दिखाता है। दफ्तर की कुंजी अपने पास रखे हुए है। मांगती हूं तो टाल जाता है। मेरे साथ कोई कानूनी चाल चल रहा है। डरती हूं मैं उधार जाऊं, इधर वह सब कुछ ले देकर चलता बने। बंगले के गाहक आ रहे हैं। मैं भी सोचती हूं गांव में जाकर शांति से पड़ी रहूं। बंगला बिक जाएगा तो नकद रुपए हाथ आ जाएंगे। मैं न रहूंगी तो शायद ये रुपए मुझे देखने को भी न मिले। गोपी को साथ लेकर आज ही चली जाओ, रुपये का इंतजाम मैं कर दूंगी। गोपीनाथ तो शायद न जा सके। दादा की दवा दारू के लिए भी तो कोई चाहिए। रतन, वह मैं कर दूंगी। मैं रोज सवेरे आ जाऊंगी और दवा देकर चली जाऊंगी। शाम को भी एक बार आ जाया करूंगी। जालपा ने मुस्कुराकर कहा। और दिन भर उनके पास बैठा कौन रहेगा। रतन, मैं थोड़ी देर बैठी भी रहा करूंगी, मगर तुम आज ही जाओ। बेचारे वहां न जाने किस दशा में होंगे। तो यही तय रही ना। रतन मुंशी जी के कमरे में गई तो रमेश बाबू उठकर खड़े हो गए और बोले, आइए देवी जी, रमा बाबू का पता चल गया। रतन, इसमें आधा श्रेय मेरा है। रमेश, आपकी सलाह से तो हुआ ही होगा। अब उन्हें यहां लाने की फिक्र करनी है। रतन, जालपा चली जाए और पकड़ लाए। गोपी को साथ लेती जावे। आपको इसमें कोई आपत्ति तो नहीं है दादाजी। मुंशी जी को आपत्ति तो थी। उनका बस चलता तो इस अवसर पर 10 आदमियों को और जमा कर लेते। फिर घर के आदमियों के चले जाने पर क्यों आपत्ति न होती। जा, मगर समस्या ऐसी आ पड़ी थी कि कुछ बोल न सके। गोपी कलकत्ता की सैर का ऐसा अच्छा अवसर पाकर क्यों न खुश होता। विशंभर दिल में ऐंठ कर रह गया। विधाता ने उसे छोटा न बनाया होता तो आज उसकी यह हकतलफी न होती। गोपी ऐसे कहां के बड़े होशियार हैं, जहां जाते हैं कोई न कोई चीज खोआते हैं। हाँ, मुझसे बड़े हैं। इस दैवी विधान ने उसे मजबूर कर दिया।
रात को 9 बजे जालपा चलने को तैयार हुई। सास ससुर के चरणों पर सिर झुकाकर आशीर्वाद लिया। विशंभर रो रहा था, उसे गले लगाकर प्यार किया और मोटर पर बैठी। रतन स्टेशन तक पहुंचाने के लिए आई थी। मोटर चली तो जालपा ने कहा, बहन, कलकत्ता तो बहुत बड़ा शहर होगा, वहां कैसे पता चलेगा? रतन, पहले प्रजा मित्र के कार्यालय में जाना, वहां से पता चल जाएगा। गोपी बाबू तो है ही। जालपा, ठहरूंगी कहां? रतन, कई धर्मशाले हैं, नहीं होटल में ठहर जाना। देखो, रुपये की जरूरत पड़े तो मुझे तार देना, कोई ना कोई इंतजाम करके भेजूंगी। बाबूजी आ जाए तो मेरा बड़ा उपकार हो, ये मणिभूषण मुझे तबाह कर देगा। जालपा, होटल वाले बदमाश तो न होंगे? रतन, कोई जरा भी शरारत करे तो ठोकर मारना। बस, कुछ पूछना मत, ठोकर जमा कर तब बात करना। कमर से एक छुरी निकास रख लो, कमर में छिपाए रखना। मैं जब कभी बाहर निकलती हूं तो इसे अपने पास रख लेती हूं, इससे दिल बड़ा मजबूत रहता है। जो मर्द किसी स्त्री को छेड़ता है उसे समझ लो कि पल्ले सिरे का कायर, नीच और लंपट है। तुम्हारी छुरी की चमक और तुम्हारे तेवर देखकर ही उसकी ई है गशना हो जाएगी, सीधा दुम दबाकर भागेगा। लेकिन अगर ऐसा मौका आ ही पड़े जब तुम्हें छुरी से काम लेने के लिए मजबूर हो जाना पड़े तो जरा भी मत झिझकना, छुरी लेकर पिल पड़ना। इसकी बिल्कुल फिक्र मत करना कि क्या होगा क्या न होगा, जो कुछ होना होगा हो जाएगा। जालपा ने छुरी ले ली पर कुछ बोली नहीं, उसका दिल भारी हो रहा था। इतनी बातें सोचने और पूछने की थी कि उनके विचार से ही उसका दिल बैठा जाता था। स्टेशन आ गया। दलियों ने असबाब उतारा, गोपी टिकट लाया। जालपा पत्थर की मूर्ति की भांति प्लेटफार्म पर खड़ी रही, मानो चेतना शून्य हो गई हो। किसी बड़ी परीक्षा के पहले हम मौन हो जाते हैं, हमारी सारी शक्तियां उस संग्राम की तैयारी में लग जाती हैं। रतन ने गोपी से कहा, होशियार रहना। गोपी इधर कई महीनों से कसरत करता था, चलता तो मुड्रे और छाती को देखा करता। देखने वालों को तो वह ज्यों का त्यों मालूम होता है, पर अपनी नजर में वह कुछ और हो गया था। शायद उसे आश्चर्य होता था कि उसे आते देखकर क्यों लोग रास्ते से नहीं हट जाते, क्यों उसके डीडॉल से भयभीत नहीं हो जाते। अकड़कर बोला, किसी ने जरा छीन चपड़ की तो तोड़ दूंगा। रतन मुस्कुराई, ये तो मुझे मालूम है, सो मत जाना। गोपी, पलक तक तो झपकेगी नहीं, मजाल है नींद आ जाए। गाड़ी आ गई। गोपी ने एक डिब्बे में घुसकर कब्जा जमाया। जालपा की आंखों में आंसू भरे हुए थे। बोली, बहन, आशीर्वाद दो कि उन्हें लेकर कुशल से लौट आऊं। इस समय उसका दुर्बल मन कोई आश्रय, कोई सहारा, कोई बल ढूंढ रहा था, और आशीर्वाद और प्रार्थना के सिवा वह बल उसे कौन प्रदान करता? यही बल और शांति का वह अक्षय भंडार है जो किसी को निराश नहीं करता, जो सबकी बांह पकड़ता है, सबका बेड़ा पार लगाता है। इंजन ने सीटी दी। दोनों सहेलियां गले मिली। जालपा गाड़ी में जा बैठी। रतन ने कहा, जाते ही जाते खत भेजना। जालपा ने सिर हिलाया। अगर मेरी जरूरत मालूम हो तो तुरंत लिखना, मैं सब कुछ छोड़कर चली आऊंगी। जालपा ने सिर हिला दिया। रास्ते में रोना मत। जालपा हंस पड़ी। गाड़ी चल दी। तो दोस्तों, आपने सुना गबन उपन्यास का अध्याय 3 भाग 31 से 35 का ये भावनात्मक रूप से समृद्ध भाग। अगर आपको ये भाग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने विचार जरूर साझा करें। धन्यवाद। तो साथियों, आपने सुना गबन का यह अत्यंत भावनात्मक अध्याय 4 का भाग 31 से 35। अगर आपको ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह भाग कैसा लगा। धन्यवाद और जुड़े रहिए साहित्य सागर के साथ।